तो सरकार ने यह जो चेंजेस किया है तो उसकी अपनी जो सोच है उसमें सबसे बड़ी सोच ये है कि न्याय जो है लोगों को त्वरित मिलना चाहिए, न्याय में विलंब नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सिपाही, जो सब इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर 10 साल से काम कर रहा है, उसको भी अब उसी ग्राउंड पे आकर के खड़ा हो गया। जो कल का भर्ती हुआ सिपाही है और जो 10 साल पहले का भर्ती हुआ सब इंस्पेक्टर है, दोनों को अब एक ही किताब, एक से क ख ग घ से उसको पढ़ना पड़ेगा। निर्भया का कानून बना, 498 बना, 302 आज से नहीं 150 साल से है। अपराध तो नहीं खत्म हो रही है, वो तो नहीं रुक रही है। 15 दिनों की पहले मियाद थी कि 15 दिन तक की आप रिमांड ले सकते हैं, उसके बाद तो आपको इनको जेल भेजना पड़ेगा, जुडिशियल कस्टडी में भेजना पड़ेगा। अब ये कहा जा रहा है कि इसको बढ़ा करके 60 दिन कर दिया गया है। मोरलिटी और नैतिकता का समाज में जितना ही ज़्यादा योगदान होगा, अपराध उतना ही कम होगा। तो फिरौती बिटकॉइन से मांगी जाती है, बिटकॉइन से मांगी और जाती सूटकेस वाला तो जमाना गया। लेकिन पुरानी जो हमारी कानूनी संहिता थी उसमें इस चीज़ों का कोई, क्योंकि ये तकनीक थी ही नहीं, तकनीक थी नहीं। तो देश में अब नया कानून लागू है। अंग्रेज़ों की बनाई हुई आईपीसी और सीआरपीसी को अब खत्म कर दिया गया है और 1 जुलाई 2024 से जितने भी इस देश में अपराध होंगे वो सब के सब नए कानून में दर्ज होंगे, नई भारतीय न्याय संहिता में दर्ज होंगे। इसको लेकर के एक तबका जो है वो बहुत खुश है कि भारत को अब अपना नया कानून मिल गया है। दूसरा तबका इससे थोड़ा सा नाराज़ है और सवाल उठा रहा है कि इसकी ज़रूरत ही क्या थी जब आपको कुछ बदलना ही नहीं था। सिर्फ नाम बदलने से काम थोड़ा ही बदलता है। इसके बारे में आपने लगातार बातचीत सुनी होगी, आपको ये भी पता चला होगा कि अब हत्या के लिए कौन सी धारा लगेगी, रेप के लिए, गैंगरेप के लिए कौन सी धारा लगेगी, हत्या की कोशिश के लिए कौन सी धारा लगेगी। ये सब धाराएं हैं जो पुलिस वालों का काम है, वकीलों का काम है और जजों का काम है। लेकिन इस न्याय व्यवस्था के बदलने से आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है? क्या ये आम पब्लिक के लिए फ़ायदे का सौदा है या नुकसान का है? और किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, किसको सबसे ज़्यादा नुकसान है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वकील रंजीत गिरी जी से, ताकि ये बातें आपको समझ में आ सकें कि इस कानून के अपने फ़ायदे, अपने नुकसान, अपनी ज़रूरतें क्या क्या हैं। तो शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। हमने सर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें देखी, आईपीसी को बदलते देखा, सीआरपीसी को बदलते देखा, जो एविडेंस एक्ट है उसको बदलते देखा। हम एक लाइन में बतौर वकील आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसका आप लोगों पर सबसे पहले तो क्या प्रभाव पड़ा है? क्या आपने ये पूरा कानून पढ़ लिया या अभी और ज़रूरत है आपको वक्त की इन सब चीज़ों के लिए? सबसे पहले पे इस विषय पे जहाँ तक कहना चाहेंगे कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई कि 160 साल पुरानी जो कानून थी हमारी, उसे पूरी तरह से चेंज कर दिया गया और अब जो अस्तित्व में है वो हमारा भारतीय कानून है। एक गुलामी की जो एक सोच थी उसको हटा दिया गया और अब भारतीय न्याय संहिता अस्तित्व में आ गया। भारतीय न्याय संहिता जो है इसमें एक बहुत ही, इसकी जो मूल अवधारणा है, पहले क्या था, इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड आईपीसी था, इसमें पनिशमेंट दंड प्रक्रिया थी। तो हमारी दंड प्रक्रिया को हटा दिया गया, न्याय को एस्टेब्लिश किया, स्थापित किया गया। अब जो मूल अवधारणा है वो न्याय की है, तो न्याय ही सबसे बड़ा चीज़ है कानून के लिए। उस न्याय को स्थापित किया गया और उसी अवधारणा पे यह जो आधारभूत जो चेंज किया, स्ट्रक्चर जो चेंज किया गया है वह चेंज किया गया। अब जो हम लोग चूँकि वकील हैं तो वकील को ऐसे भी लर्नेड कहा जाता है, ताउम्र उसे पढ़ना ही पड़ता है। तो ये हमारे एक प्रैक्टिस में एक दायरा है जहाँ हमें लगातार पढ़ना पड़ता है। कानून आती है, नए कानून आते हैं, अमेंडमेंट होता है, तब भी पढ़ना ही पड़ता है। रह गई बात लोगों के क्या फ़ायदे इससे हैं, तो फ़ायदे की जहाँ तक हम बात करें, इसमें बहुत सारी चीज़ों को जो जोड़ा गया है उसमें एक सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आप कहीं कोई घटना होती है, उस घटना पे अगर आपको लगता है कि ये इसकी शिकायत हम अगर इस लोकल थाने में करते हैं तो मेरे साथ जान को लेके खतरा है या किसी तरह से डर का माहौल है, मतलब जो आरोपी है उस थाने का है, आपके पड़ोसी है, बगल का है, वो जान जाएगा या फिर किसी तरह की कोई खतरा है, तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ से आप एफआईआर कर सकते हैं। तो 0 एफआईआर जिसको कहा गया है
उसके माध्यम से हम ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अपने ऊपर हुए घटना को FIR कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा एक मास में एक परसेप्शन चला था कि न्यायालय में हमेशा किसी भी न्याय को मांगने जाओ तो बहुत देर होता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आपने सुना ही होगा। मूल लोगों में भी यह चीज़ हो गया था कि न्यायालय में अगर हम न्याय मांगने जाते हैं तो काफ़ी डिले हो जाता है। तो सरकार ने यह जो चेंजेस किया है तो उसकी अपनी जो सोच है उसमें सबसे बड़ी सोच ये है कि न्याय जो है लोगों को त्वरित मिलना चाहिए, न्याय में विलम्ब नहीं होना चाहिए। जैसे लोग कहा भी जाता है कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाय, तो उसको कम करने का प्रयास किया गया है। अब जैसे कि बहुत सारे कानून है जिनको हटा दिया गया है इसमें, तो और कुछ नए कानून को जोड़ा गया है और हर चीज़ों को एक सीमित दायरे में बांधा गया है। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई शिकायत करनी है तो शिकायत में FIR करनी है तो उसका भी एक समय सीमा बांध दिया गया। FIR होने के बाद इन्वेस्टिगेशन कितनी देर चलेगी उसको भी 60 दिन के सीमा में बांध दिया गया। चार्जशीट फाइल हो जाने के बाद चार्ज फ्रेमिंग का कोई क्या समय होनी चाहिए उसको भी सीमा में बांध दिया गया। माने यूँ हम कह सकते हैं कि ये जो कोशिश की गई है, जो प्रयास किया गया है कि न्याय जो है सो लोगों को तुरंत सर्व होना चाहिए। इसके जो मुखालफत करने वाले लोग हैं, जो विरोधी लोग हैं उसके, ये कह रहे हैं कि ये सारी अच्छी बातें हैं, हम इंडियन पीनल कोड IPC का नाम बदल देते, उसको हम भारतीय न्याय संहिता कर देते, जो सेक्शंस थे उनको एज इट इज़ रहने देते, जिसको हटाना था हटा देते। अब इन धाराओं को बदलने की क्या ज़रूरत थी कि जैसे हत्या के लिए पहले धारा 302 थी तो अब वो 103 हो गई। अगर ये किया है तो सबसे ज़्यादा मुश्किल वकील को है, सबसे ज़्यादा मुश्किल पुलिस वाले को है, सबसे ज़्यादा मुश्किल जज को है कि 1 जुलाई 2024 से पहले के जितने भी केसेस जो आप लड़ रहे होंगे उनके लिए आपको पुराने कानूनों का सहारा लेना पड़ेगा, और 1 जुलाई 2024 के बाद आपके पास जो भी केस आएंगे फिर आप इन नए सेक्शंस के साथ उसको जस्टिस कर पाएंगे। इसको लेकर के कैसे देखते हैं आप, कितनी चुनौती देखते हैं आप? देखिए, कभी भी कोई भी परिवर्तन होता है तो उसको स्वीकारने में और उसको अडॉप्ट करने में थोड़ी सी समय तो लगता ही है, लेकिन कोई सुधार होता है तो हमें उसे सहर्ष रूप से स्वीकार करना चाहिए। अब ये बात है कि थोड़ा सा पढ़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पुलिस वाले लोगों को है सेक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो सब धीरे धीरे ऑटोमेटिक आत्मसात करते जाएंगे, फिर सही रूप में आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जो बहुत दिन से यह डिमांड भी था कि कानून 1860 का बना हुआ था, उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी, उस समय के समस्याएं भी अलग थी, लोग अलग थे, शासक अलग थे, लोग अलग थे, शासक की मानसिकता अलग थी। तो उस समय जो कानून बना हुआ था तो उसी के आधार पे दंड की प्रक्रिया भी थी। अब जैसे हम भारतीय साक्ष्य संहिता की बात हम करते हैं तो अब जो है सो ज़्यादातर जो अपराध हो रहे हैं वो डिजिटल हो गए, जितने अपराधी हैं वो काफ़ी हाईटेक हो गए हैं, सबूत जुटाना भी हाईटेक हो गया है, हाईटेक हो गए हैं। अब हाईटेक हो गए हैं, जैसे ईमेल हुआ, व्हाट्सएप हुआ, टेलीग्राम हुआ, इंस्टा हुआ, फेसबुक हुआ, तो संचार के जितने भी साधन हैं उन साधनों का उपयोग अपने अपराध को करने के लिए अब तो फिरौती बिटकॉइन से मांगी जाती है, बिटकॉइन से मांगी जाती है, सूटकेस वाला तो जमाना गया। लेकिन पुरानी जो हमारी कानूनी संहिता थी उसमें इस चीज़ों का कोई, क्योंकि ये तकनीक थी ही नहीं, तकनीक थी नहीं, तो अब उनको लाना और उनको इस चीज़ों में शामिल करना, तो आप जब इस चीज़ों को शामिल करते, देखिए होता क्या था कि हमने देखा है कि 100 FIR होती थी, 100 FIR में कन्विक्शन रेट सिर्फ 90 लोगों को आरोप मुक्त हो जाते थे, 10 लोग ही होते थे। उसकी वजह क्या थी? उसका सबसे बड़ा वजह था कि सबूत नहीं था, एविडेंस नहीं था। लेकिन अब क्या है कि मेरा ऐसा मानना है कि अब जो है सो कम से कम ये जो परसेंटेज है सो 100 FIR में कम से कम 80 को तो कन्विक्शन होगी ही होगी, जो सबूत जुटाने के तरीके हैं। और फॉरेंसिक जो जुटाए जाते थे, फॉरेंसिक के द्वारा जो सबूत जुटाए जाते हैं उन सबको मान्यता दी गई है। बिहार के एक DGP रहे हैं, पूर्व DGP रहे अभयानंद, शायद आप नाम सुने होंगे उनका। उन्होंने मुझसे इसी न्यूज़ रूम में कहा था, भरी न्यूज़ रूम में, कि मुझे घटना पर कोई सबूत नहीं चाहिए, किसी का कोई सबूत नहीं चाहिए, मैं डिजिटली उस सबूत को इकट्ठा कर सकता हूं, और भले ही उसका कोई आंखों देखा ना हो, किसी मर्डर का कोई आंखों देखा ना हो, कोई वो बरामदगी ना हो चाकू की, हथियार की, फिर भी मैं उसको सज़ा दिला दूंगा, क्योंकि मेरे पास सबूत जुटाने के इतने सारे एडवांस तरीके हैं। अब तो आपका यही कहना है ना कि ये जितने एडवांस तरीके हैं उनको सबको इसमें अब शामिल कर लिया गया है।
शामिल कर गया। पहले क्या था, पहले ये जितने भी डिजिटल एविडेंस थे उसकी मान्यता नहीं थी, उसकी मान्यता नहीं थी, वह सबूत की मान्यता कोर्ट में नहीं थी। लेकिन अब उसको सबूत का एक प्राइमा एविडेंस के तौर पे देखा जाएगा। नतीजा क्या होता था कि जो एविडेंस वो सब रहते थे वो इन्हीं सबूत नहीं रहने की वजह से, मान्यता नहीं मिलने की वजह से आरोप मुक्त हो जाते थे। क्योंकि हम लोगों ने तो देखा है, पता है कि वो घोषित अपराधी है, पता है कि वो 100 हत्याएं कर चुका है, फिर भी वो छूट जा रहा है। बड़े बड़े बाहुबली, बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े नेता, तो देखा ही है, तो पूरा इतिहास ही रहा है हमारे तो का। सबूतों के अभाव में अब बहुत सारे ऐसे अपराध, अब चूंकि जब बदले हुए परिस्थिति है उसमें बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो पहले नहीं होते थे। अब जैसे हम आतंकवाद की बात करें तो आतंकवाद को अभी तक इतना बड़ा आतंकवाद है जिसमें कई लोग मरे हैं और कितने बड़े बड़े घटनाएं हो रखी हैं। दुनिया का शायद ही कोई देश होगा जो अछूता हो इससे। हाँ, अछूता हो। और अभी भी आतंकवाद को पूरे ग्लोबल स्टेज पे भी जो है ना पूरी तरह से उसको ये नहीं किया गया, परिभाषित नहीं किया जा पाया है। अब पहली बार है कि इसमें आतंकवाद को परिभाषित भी किया गया और आतंकवाद के साथ साथ उनमें मदद करने वाले जो लोग हैं सबूतों के अभाव में बच निकलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो। मतलब ये होता था कि जिसने बम प्लांट किया, उसको विस्फोट किया, उसको तो सज़ा मिल जाती है, लेकिन उसको जिसने प्रेरित किया वहाँ तक आने के लिए, जिसने उसका ब्रेन वॉश किया, उसको आज तक सज़ा तो नहीं हुई है। नहीं हुई। अब इसमें ये सारे कानून अब जुड़ गए ये हैं। सारे चीज़ें जुड़ गए हैं जो उनको मदद करने वाले हैं, चाहे जिस रूप से मदद किए हों वो सब लोग इसके दायरे में आएगा और एक गंभीर अपराध के रूप में उनको देखा जाएगा। उन पे वो सारी मुकदमे चलेंगे और सज़ा होगी। एक जो सवाल उठ रहा है, जो कि सही ये सारी चीज़ें बदली हैं तो हर लोग अपने अपने तय इसको देख पा रहे हैं, जमानत को लेकर के या चार्जशीट फाइल करने को लेकर, जमानत को लेकर के जैसे है या रिमांड को लेकर के जैसे है कि पुलिस की रिमांड, पुलिस पहले किसी भी अपराधी को पकड़ती थी, 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करती थी और कोर्ट से कहती थी कि हमें इनकी रिमांड दीजिए, हमें इनसे पूछताछ करनी है, तभी पता चल पाएगा कि अपराध हुआ कैसे है। 15 दिनों की पहले मियाद थी कि 15 दिन तक की आप रिमांड ले सकते हैं, उसके बाद तो आपको इनको जेल भेजना पड़ेगा, जुडिशियल कस्टडी में भेजना पड़ेगा। अब ये कहा जा रहा है कि इसको बढ़ा करके 60 दिन कर दिया गया है और इसमें हुआ ये है कि अगर 5 दिन की रिमांड वो लेते हैं, मान लीजिए पहले पुलिस वाले को मिलती है, दोबारा जब वो बिल फाइल करने जाता है तो उस समय पुलिस वाले फिर से उसकी रिमांड ले लेंगे और उसको बेल नहीं मिलेगी और ये एक मौलिक अधिकार का हनन है, क्योंकि बेल तो किसी का भी अधिकार है। कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, आपने ये कहा कि रिमांड की जो अवधि है उसको बढ़ा दिया है। नहीं, बढ़ाया नहीं गया है। रिमांड की अवधि जो 15 दिन की है अभी भी 15 दिन की ही मैक्सिमम है। लेकिन 15 दिन में होता क्या था कि जब पुलिस किसी आरोपी को पकड़ती है उसके पूछताछ के लिए, चूँकि इन्वेस्टिगेशन तभी बढ़ेगा जब तक पूछताछ होगी नहीं, विलम्ब उसी से होता था। अब जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, वह रिमांड के दौरान बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो अपने किसी तरह से रिमांड की अवधि को ख़त्म करने के लिए तमाम तरह के प्रयास करते थे। होता क्या था कि जब रिमांड की एक अवधि ख़त्म हो जाती थी, फिर उसके बाद जब पुलिस रिमांड की आवश्यकता होती थी तो नहीं मिल पाता था। लेकिन अब की व्यवस्था ऐसी की गई है कि अगर रिमांड की अवधि में अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो रिमांड की सारी अवधि ख़त्म हो जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा, अब उसको नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाए है। आप किसी तरह से बीमार पड़ गए हैं और वह जो रिमांड जो हमने कोर्ट से अप्रूवल कराया है वो अगर ख़त्म हो गया तो पुलिस फिर से उसको मांग सकती। लेकिन मैक्सिमम अवधि अभी भी 15 दिन की है। 15 दिन से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। मतलब ये जो 60 दिनों में 15 दिन आप ले सकते हैं, कुछ इस तरीके का है। 15 दिन है मैक्सिमम। अगर आप रिमांड जज से मांगते हैं, पुलिस अगर रिमांड जज से मांगती है कि मुझे 5 दिन का चाहिए, मैक्सिमम लिमिट 15 दिन है। 15 दिन से आप पुलिस जो है वो रिमांड नहीं मांग सकती है। अच्छा, ये है। अब जहाँ तक ये जो बाहर एक मैसेज जा रहा है, बाहर ये लोगों को कहा जा रहा है कि पुलिसिया राज आ जाएगी, रिमांड आने से उसका फंडामेंटल राइट, बेल उसका फंडामेंटल राइट है। बेल फंडामेंटल राइट को कहाँ चेंज किया गया? तो उसका राइट है। लेकिन अब ये ऐसा है कि यह चीज़ें आप डिमांड करते हैं, मजिस्ट्रेट, पावर तो मजिस्ट्रेट के पास ही है और वहाँ जज की डिस्क्रिमिनेशन है। पुलिस की डिमांड को मान लेना ये इसके लिए बाउंड नहीं है। जज केस के मुद्दे को देख करके और उसके सारे संभावनाओं को देख करके ही रिमांड को अप्रूवल देता है। कल भी ये चीज़ था और आज भी ये चीज़ है। मतलब सुप्रीम अथॉरिटी तो वो जज ही है। सुप्रीम अथॉरिटी वही है।
ऐसा नहीं है कि पुलिस जो है मनमाना रिमांड मांगेगी, मुझे 15 दिन को दीजिए तो 15 दिन के लिए जज दे, ऐसा नहीं, ना पहले था ना अभी है। वो केस टू केस हाँ, भाई, आतंकवाद का मुद्दा होगा तो 15 दिन की मिलेगी, चोरी का मुद्दा होगा तो हो सकता है वो 2 दिन में वो काम डिपेंड हो जाए। करता है कि जो पूछताछ आप करना चाह रहे हैं तो 15 दिन के 5 दिन के रिमांड पीरियड में आपने क्या उनके साथ हासिल किया, क्या नहीं हुआ, क्या ज़रूरत है नहीं ज़रूरत है, देना है नहीं देना है, आगे इसको एक्सटेंड करना है, यह काम तो जज का है। एडल्ट्री को लेकर के भी बड़ा विवाद हो रहा है कि एडल्ट्री वाला जो कानून है कि एडल्ट्री अब खत्म कर दी गई है, इसके बावजूद महिला दोषी ही पुरुष दोषी ही रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। नहीं, ऐसा नहीं, एक कानून है व्यभिचार का, उसको हटा दिया गया है। बाकी महिलाओं से संबंधित जो भी कानून है और वह कानून यथावत है। पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया है। पनिशमेंट जो 10 साल की पीरियड हो गई है वो पनिशमेंट बढ़ा दिया गया है। महिलाओं के लिए यह भी व्यवस्था कर दी गई है कि अगर वो थाने में कोर्ट में आने में अगर वो सक्षम नहीं है तो डिजिटली वो अपना अपीयरेंस भी कर सकते हैं। महिलाओं और बच्चों से संबंधित खास ध्यान दिया गया है। और कानून अपराध, जब तक कानून का डर नहीं रहेगा तब तक कोई भी अपराधी उससे अगर भयभीत नहीं होंगे तो फिर अपराध तो उसी तरह से बनेगा। कानून का डर लोगों में होना चाहिए, तभी तो अपराध कम होंगे। लेकिन सर मैं इसको थोड़ा ठीक से समझना चाहता हूँ। पहले भी मान लीजिए कि हत्या होती है तो धारा 302 है, अब हत्या होती है तो धारा 103 है, या जो भी है XYZ जो भी है। ये तो सिर्फ कानून है, लागू करने का तरीका भी वही है, पुलिस हमारी वही है, वकील आप वही हैं, जज वही हैं। इसको कैसे ख़त्म किया जाएगा? हत्या करने वाले को पता है कि अगर मैं हत्या करता हूँ और पकड़ा जाता हूँ तो मुझे उम्र कैद से लेकर मौत की सज़ा हो सकती है, चाहे वो 302 के जरिए दीजिए, चाहे आप 103 के जरिए दीजिए, चाहे IPC से दीजिए, चाहे भारतीय न्याय संहिता से दीजिए। तो फिर उसके मन में डर कैसे बैठेगा? अब ये बहुत गहरी बात है, अब बहुत बड़ी बात है। सामाजिक चिंतन करने वाले और कानून बनाने वाले और बुद्धिजीवी जो हैं उनका ध्यान सिर्फ कानून बनाने पे रहता है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले इसका एक बहुत बड़ी घटना हुई थी दिल्ली में, उसको लेकर के 354 का कानून बना था, निर्भया वाला। निर्भया का कानून बना, 498 बना, 302 आज से नहीं 150 साल से है। अपराध तो नहीं खत्म हो रही है, वो तो नहीं रुक रही है। तो इस पहलू पे जो सामाजिक चिंतन है, जो बुद्धिजीवी हैं, उनको चिंतन करना चाहिए। आप लाख कानून बना दीजिए, लाख कठोर से कठोर दंड दे दीजिए, लेकिन अपराध तो उसी गति से हो रही है। मृत्युदंड का प्रावधान तो है ही ना हमारे कानून में, फिर भी वो घटनाएं हो रही हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा गहरी बात है। इसको ख़त्म करने के लिए जो हमारे जो सबसे बड़ा दायित्व होना चाहिए, मैं थोड़ी पीछे जा कर के बात बता रहा हूँ कि जब हमारा न्याय संहिता नहीं था तब कैसे चलते थे हम? तब तो मुगल थे तो शरीयत थी। उससे पहले की बात कर रहे हैं, जब सबसे पहले की बात कर रहे हैं, जब राम का युग था, जब कृष्ण का युग था, उस समय तो कोई न्याय प्रणाली तो थी नहीं। फिर भी हम कैसे चलते थे? राजा का शासन था, भरोसा था लोगों को। उस समय एक बहुत बड़ी चीज़ थी, वह थी नैतिकता, मोरलिटी और नैतिकता का समाज में जितना ही ज़्यादा योगदान होगा, अपराध उतना ही कम होगा। मोरलिटी क्या है कि जैसे कि एक अपराधी, आप एक ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं, ऐसे ख़ानदान से बिलोंग करते हैं जहां आपका खुद का एक मोरलिटी है, वो एक लॉ है, मोरल लॉ, जो आपको किसी चीज़ को, आपको कानून की जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी आपको अपराध करने से रोकता है। इंटरनली लॉ है जो यह बताता है कि यह काम करूंगा तो गलत है, मुझे यह काम नहीं करना चाहिए, मेरे ऊपर उंगली उठेगी, परिवार के ऊपर उंगली उठेगी। ये खुद ही जो प्रिवेंशन जो इसको कहा जाए वो हमारा इंटरनल होता है। तो नैतिकता, मोरलिटी, तो मोरलिटी को जितना ही ज़्यादा हम समाज में विस्तार रूप देते हैं तो अपराध के तरफ जो लोग विमुख होते हैं, जो जाते हैं, वह चीज़ें थोड़ी कम होती हैं। यही मोरलिटी जो है हमें अपराध करने से रोकता है। हम किसी का हत्या, मर्डर करने से पहले सोच भी नहीं सकते। हमें नहीं भी कानून मालूम है, फिर भी मेरा इंटरनल लॉ कहता है कि नहीं, यह चीज़ गलत है। तो यह चीज़ को बढ़ाने के दिशा में अगर हम काम करेंगे तो अपराध की प्रवृत्ति और अपराध जो है वो कम होगा। समाज में बहुत सारे लोग अपराध को कम करने के लिए बहुत सारे विभिन्न कामों को करते हैं, जिससे ये होता है कि लोग दिग्भ्रमित ना हो, अपने रास्ते को इधर नहीं बदलें।
लेकिन समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार बहुत सारी समस्याएं ऐसे आती हैं जिससे लोगों को अपराध करने से आगे मजबूर करता है। हमें उन चीज़ों को खोजना पड़ेगा। ये जो भारतीय न्याय संहिता है, इसमें जो एक नई चीज़ आई है, कम्युनिटी सर्विस वाला, ये उसी का उदाहरण है क्या? इसी का उदाहरण है। कम्युनिटी जो पनिशमेंट है वह भी एक अच्छा चीज़ है। अगर किसी अपराध के लिए अगर आपको यह सज़ा दी जाती है तो एक ह्यूमिलिटी अंदर से एक भावना आती है आपके अंदर, समाज के अंदर। अगर आप ये चूँकि यह प्रक्रिया तो आपने देखा होगा बहुत सारे धर्मों में भी है, जैसे हमारे सिख समाज में है, वहाँ भी इस तरह की चीज़ें हैं कि अगर कोई चीज़ होता है तो फिर आपको अपनी सेवाएं देनी पड़ती हैं। तो उस चीज़ों को आगे बढ़ाया गया है ताकि आप, कुछ अपराध ऐसे हैं जिनके लिए यह जो दंड है तो समाज के सामने आपको एक गिल्ट फील होती है और आप उस दोबारा उस अपराध को करने से, आप कहने का मतलब है आपका इंटरनल लॉ है उसको इन्हेंस किया जाता है। उसको इन्हेंस करेंगे तो मे भी पॉसिबल है कि आदमी दोबारा से वो अपराध करने से रुकेगा। मतलब एक तरीके से ये है कि आपके मोरल ग्राउंड को थोड़ा सा विस्तार दे दिया गया है। विस्तार दिया गया है कि अगर आपने रेड लाइट जंप कर दी तो आपका नाम मुकदमे में दर्ज नहीं होगा। आपको ये कहा जाएगा कि इस रेड लाइट पर खड़े होकर आप 1 घंटे तक ट्रैफिक मेंटेन कर लीजिए। यही तो हुई ना कम्युनिटी सर्विस। और समाज में एक मैसेज भी जाएगा, एक समाज में एक मैसेज भी जाएगा, उस आदमी के माध्यम से, उस आरोपी के माध्यम से एक मैसेज भी जाता है। और वह आरोपी जिसने यह अपराध किया है और वह सारे कम्युनिटी के सामने उस तरह की सेवाएं देगा तो उसको भी ये लगेगा, मोरल रूप से उसे लगेगा नहीं मैंने कुछ गलत किया है। और एक मैसेज भी जाता है समाज में, अगर आप इस तरह के कोई गलत काम करते हैं तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो तमाम खूबियां हैं, खामियां क्या हैं सर इसकी? देखिए, क्या ये खामियां है कि आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, सब लोगों को, और दोनों चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी? नहीं, वो पढ़ना तो एक वकील के लिए तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। वो तो आपने बता ही दिया कि पूरे जिंदगी लाइफ टाइम उसे पढ़ना है। एक चीज़ मैं जो समझ पा रहा हूँ सर, कि मान लीजिए कि कल एक उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती होती है जिसमें 100 सिपाही, 50 दरोगा और इस तरह के लोगों की भर्ती होनी है। वो भर्ती होंगे तो कल से उनकी ट्रेनिंग नई वाली होगी और उसमें उनको आईपीसी, सीआरपीसी सारी चीज़ें बताई जाएंगी। लेकिन जो सिपाही, जो सब इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर 10 साल से काम कर रहा है, उसको भी अब उसी ग्राउंड पे आकर के खड़ा हो गया। जो कल का भर्ती हुआ सिपाही है और जो 10 साल पहले का भर्ती हुआ सब इंस्पेक्टर है, दोनों को अब एक ही किताब, एक से क ख ग घ से उसको पढ़ना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप पुलिस में हर आदमी जो है सो सबका अलग अलग दायरा होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। जो एफआईआर लिखता है, जो शिकायत के ऊपर एफआईआर लिखता है तो वह सेक्शन खोजता है कि कौन सा सेक्शन है। बाकी सिस्टम कैसे, व्यवस्था कैसे चलेगा वो तो एज इट इज़ ही है। जैसे पुलिस की हम बात करें, पुलिस की व्यवस्था कैसे चलती है, समाज की व्यवस्था कैसे चलती है, वो तो एज इट इज़ है। उनके कर्तव्य, उनके जिम्मेदारियाँ और उनका कार्य जो है एज इट इज़ है। सेक्शन चेंज करने से क्या हुआ कि जब हम अपराध के बारे में कोई शिकायत आती है तो उस सेक्शन के आधार पे वो लिखेंगे, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वकीलों के लिए भी क्या है कि वो तो प्रैक्टिस में है ही, वो तो उनको हमेशा ही पढ़ना है। सेक्शन ही खाली चेंज हुए हैं, बाकी अपराध की जो व्याख्या है वो सब तो सेम है। तो मेरा यह मानना है कि जहाँ तक आपने खामियां की बात की, तो हम ये समझ रहे हैं कि अभी, मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो अस्तित्व में जो कानून आया है उस कानून से हम एक दिशा आगे और बढ़े हैं कि त्वरित न्याय की दिशा में एक कदम और बढ़े हैं। लेकिन इसमें अभी बहुत सुधार होना बाकी है, जो समय के साथ हो रहा है। हाँ, जो समय के साथ। अब जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे झूठ बोलना। आपने देखा होगा कि झूठ बोल करके शिकायतें होती, झूठी शिकायतें होती, झूठी एफआईआर होते हैं, झूठे हलफनामे होते हैं, झूठे बातों को लेकर के कई लोगों पर महिलाओं से संबंधित शिकायतें आती हैं। इनके ऊपर उसको अपराध की श्रेणी में नहीं लाया गया, उसको भी गंभीर अपराध की श्रेणी में लाना चाहिए। क्योंकि उसकी वजह से तो बहुत सारी, किसी की आप बदनामी करते हैं, कोर्ट का समय बर्बाद करते हैं, पुलिस का समय बर्बाद करते हैं पर्सनल दुश्मनी साधने में। तो यह जो झूठ के बेसिस पे, झूठ के आधार पे जो जिसमें पुलिस भी संलग्न रहती है, जिसमें और भी लोग रहते हैं, उनको आरोपित नहीं किया, उनको गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं लाया गया है। ये सब चीज़ें अभी होनी बाकी है। और जैसे जैसे, चूँकि अब तो ये सुधार की प्रक्रिया में हम एक कदम आगे बढ़े हैं, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वो सारी चीज़ों को भी लाया जाएगा जिससे न्याय व्यवस्था हमारी और सुदृढ़ हो और लोगों तक जो न्याय है बहुत उचित समय पे जो है सर्व हो सके। अच्छा, एक चीज़ जो मैं, चूँकि हम लोग सारी बात आम आदमी से जुड़ी हुई कर रहे हैं, तो आम आदमी से ही जुड़ी हुई,
बतौर वकील इस नई कानून व्यवस्था के आने के बाद तीनों लोगों के लिए मुझे अलग अलग बता दीजिए, अगर किसी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का अपराध होता है तो वो क्या कर सकता है, किसी महिला के साथ होता है तो वो क्या कर सकता है, और किसी बच्चे के साथ जो जिस तरह के इस समय समाज में जिस तरह के अपराध चल रहे हैं उस परिस्थिति में उसका गार्जियन क्या कर सकता है, ताकि उस बच्चे की मान मर्यादा बची रहे, उस महिला की मान मर्यादा बची रहे, लेकिन अपराधी छूट ना पाए। कैसे वो प्रोसेस शुरू करे अपना नए कानून के आने के बाद? देखिए, नए कानून के आने के बाद प्रोसीजर तो सिंपल वही है कि अगर किसी के साथ कोई घटना होती है तो सर्वप्रथम वो शिकायत पुलिस में देगा। तो सर्वप्रथम जब वो पुलिस में अपनी शिकायत दे, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हों, चाहे गार्जियन हो, तो एक आम आदमी सर्वप्रथम शिकायत अपनी पुलिस में देता है। प्राइमा फेसाई दे करके पुलिस उसको उस शिकायत के ऊपर काम करती है और उसके बाद एफआईआर रजिस्टर करती है। तो एफआईआर रजिस्टर करने का एक समय सीमा दे, कंप्लेन आया उसकी सीमा में आपको एफआईआर रजिस्टर करना है। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन जो होती थी, तो बहुत सारे आम आदमी परेशान होते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फेयर नहीं हो रही है, लंबा टाइम 6-6 महीना 7-7 महीना इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसकी वजह से कई लोग जाते ही नहीं थे कि यार होना ही नहीं है, पुलिस तो लिखेगी ही नहीं। तो वो नहीं होगा। अब उसको भी जो है ना एक समय सीमा में बांध दिया गया। तो जब एक आम आदमी का जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता था उसके बाद वो कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो जाती थी। अब चार्जशीट फाइल होने के बाद वो 8 महीना 9 महीना चार्जशीट यूँ ही जो है चलता रहता था, वो भी नहीं होगा। उसको भी 60 दिन के अंदर चार्जशीट को फाइल होने के बाद उस पर आपको चार्ज फ्रेम करना होगा। अब चार्ज फ्रेम करने के बाद जब आपकी प्रोसीडिंग चलती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहस हो जाने के बाद भी ऑर्डर रिजर्व हो जाता है। ऑर्डर रिजर्व हो जाने के बाद भी वो 3 महीना 4 महीना पेंडिंग रहता था, लेकिन उनको भी समय सीमा 45 दिन के समय सीमा में बांध दिया गया है कि आपको 45 दिन के अंदर आदेश देना होगा। जब आप समय सीमा में बांधते हैं तो किसी आदमी को शिकायत होती है तो उसको न्याय जो है एक समय सीमा में मिल जाता है। तो अगर समय से ही अगर न्याय अगर आपको मिल जाता है तब आपके अंदर वो चीज़ आती है कि यहाँ पे न्याय की व्यवस्था है, हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके जो अपराधी किया है उसको सज़ा मिलेगी। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि ये तो सुधार की एक शुरुआत है, अभी बहुत सारे सुधार होने बाकी हैं। जैसे पुलिस की ही आपने बात किया कि पुलिस को जो हमारा पुलिस रिफॉर्म जो चल रहा है, ये एक बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। पुलिस रिफॉर्म का जो इतने दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है उसमें भी सुधार होना बहुत ज़रूरी। आप एक बात ये मान के चलिए कि आज के तारीख में जो थाना है, जो पुलिस है, उसके ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है, क्योंकि एक जो रिसर्च हुआ था उसमें बताया गया था कि 1000 पे इतने पुलिस वाले होना चाहिए, उस लिमिट को भी हम क्रॉस कर गए हैं। नहीं, वो तो एक जो है ही सर, एक जो मुझे समझ में आता है व्यक्तिगत तौर पे, चूँकि मैं गांव से आता हूँ, बिल्कुल ही टिपिकल गांव है पूर्वांचल का बलिया। पुलिस वाला अगर खड़ा हो तो आपको सिक्योर महसूस होना चाहिए, अरे पुलिस वाला है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ उल्टा होता है लोगों के साथ। अगर पुलिस वाला किसी चाय की दुकान पे आप चाय पी रहे हो और पुलिस वाला वहाँ पे खड़ा है, कोई गांव का आदमी चाय पी रहा है, तो वो डरता है उससे। सबसे ज़्यादा रिफॉर्म की ज़रूरत तो मुझे लगता है कि ये वाली है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि पुलिस का मतलब क्या है, सुरक्षा देने वाला। हर नागरिक के दिल में यह होना चाहिए कि अगर पुलिस उसके समक्ष खड़ा है तो उससे सुरक्षा का भाव होना चाहिए। उसको तो और खुल के जीना चाहिए कि अरे पुलिस वाला है हमारे साथ, सुरक्षा का भाव होना चाहिए। तो यह जो चीज़ें हैं, जो समय समय पे इस तरह की घटनाएं आती हैं कि पुलिस को देख करके अमूमन लोग डर जाते हैं, थाने में जाने से लोग, शिकायत देने से लोग डर जाते हैं, तो वह जो एक छवि है, उस छवि को हटाना, उस छवि को वो दुरुस्त करना, जहाँ लोगों के बीच में यह भाव आए कि हम अगर पुलिस के समक्ष खड़े हैं तो हमारे एहसास हो कि हमें सुरक्षा का भाव का एहसास हो। तो इस दिशा में भी काम करने की बहुत ज़रूरत है और हम ये आशा करते हैं कि सरकार जो है उस पर भी ध्यान देगी और पुलिस रिफॉर्म को भी लेकर के आएगी। पुलिस रिफॉर्म तो पता नहीं कब होगा, हमेशा से ये डिमांड होती रही है कि 24/7 की जॉब कर दी गई है। कम से कम जैसे हम जैसे कॉरपोरेट वाले लोग हैं तो 2 दिन की छुट्टी मिल जाती है, कुछ होता है घटना तो चलो चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस वालों को ये सुविधा नहीं है। इससे भी बड़ा मसला ये होता है कि चूँकि आप सुप्रीम कोर्ट में जो मैं आंकड़ा देख पा रहा हूँ, 2023 का आंकड़ा है, खुद लॉ मिनिस्टर ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में 70 से 80 हज़ार केस पेंडिंग हैं। अलग अलग हाई कोर्ट में 1 करोड़ के आसपास केस पेंडिंग है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में
3.5 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग है, 3.5-4 करोड़ के आसपास पेंडिंग है, जिसमें से 3 करोड़ क्रिमिनल केसेस हैं। ये क्यों होता है? आप कैसे देख पाते हैं इस पूरे प्रक्रिया को? चूंकि आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी काम किया है, आपने हाई कोर्ट में भी काम किया है, आप सुप्रीम कोर्ट को भी देख पा रहे हैं, पूरी प्रक्रिया भी देख पा रहे हैं। इसको कैसे कम किया जाए? क्या सिर्फ जजों की संख्या बढ़ा देने से तो होगा नहीं? नहीं, आपने जो सवाल उठाया है, जो सवाल के पीछे जो चिंता है, जो चीज़ें आप देख रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए जितना जो पेंडेंसी आज हमारे कोर्टों में है, एक तो सबसे बड़ा है कि कानूनी जटिलताएं बहुत ज़्यादा हैं। उस कानूनी जटिलताएं में उन सब चीज़ों को समेट करके फिर न्याय की क्वालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि न्याय की क्वालिटी जो है उसको मेंटेन करने के लिए थोड़ी सी देर तो होती ही है, वो बात सही है, लेकिन ये जो पेंडेंसी एक बहुत बड़ा मसला हर सरकार के लिए, एक सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, चीफ जस्टिस बोल चुके हैं इस पे। तो उस पेंडेंसी के कई कारण हैं, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, और जो जटिलताएं हैं उस जटिलताओं को कम करने का ही प्रयास जो है इस कानून में किया गया है। एक तरीके से पहला स्टेप उठा लिया गया है। हाँ, अगर आप किसी भी मसले का हल एक त्वरित करते हैं, कम समय में करते हैं, तो पेंडेंसी क्या होगा? समय सीमा बांधने का मतलब क्या है कि पेंडेंसी कम हो। तो ये एक बहुत ही बड़ा है, किसी भी सरकार के लिए एक बहुत चिंता का विषय होता है कि अगर पेंडेंसी रहेगा तो न्याय की क्वालिटी फिर नहीं होगी। तो उसी पेंडेंसी को कम करने के लिए ये कानून की जो प्रक्रिया है उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हम लोग तो खबरों वाले लोग हैं, हम लोग देखते हैं 22 साल पुराने मुकदमे में नेताजी को ये सजा हो गई, 30 साल पुराने मुकदमे में, 20 साल पुराने मुकदमे में, तो वो नेताजी हैं तो चलिए उनकी खबरें हमारे पास आ जाती हैं। आम आदमी का तो और पता ही नहीं क्या होता होगा। पता चलता है। हमारे कानून मंत्री ने भी पिछले बार इसी तरह का एक उन्होंने मुद्दा उठाया था कि एक जेल में था मैं, वहाँ पे पता चला कि एक आदमी उसको बेल हो रखा था, लेकिन वो बेल होकर के उसको रिलेटिव को वो सारे मैसेज जाना था, वो 2 साल से नहीं जा पाया था। तो जो ये जटिलता है, जो चीज़ें कानून में जो ये खामियां हैं, उन्हीं खामियां को देख करके उनको दूर करने का प्रयास कानून में किया गया है। आने वाले समय में उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो पेंडेंसी वगैरह है उसमें भी कम होने का प्रयास किया। तो ये है पूरा नया कानून जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, और जो वकील साहब से मिल करके जो मुझे समझ में आया वो मैं आपको एक लाइन में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नए कानून के आने के बाद से अगर किसी के साथ कोई अपराध घटित होता है तो उस अपराध को दर्ज करवाना, उस अपराध के जरिए उस अपराधी तक पहुंचना और तुरंत न्याय पाना पहले की तुलना में आसान हुआ है। तो जो भी लोग इस बात से थोड़े घबराते थे, कतराते थे कि पुलिस थाने में उनकी नहीं सुनी जाएगी, कोर्ट में उनकी नहीं सुनी जाएगी, उनका मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, तो वो अब घबराए नहीं, घर बैठे EFIR करें। आपको लगता है कि आप अपने थाने में नहीं कर सकते, आप देश के जिस किसी भी हिस्से में हो वहाँ किसी भी थाने में जाएं, अपनी FIR कराएं। कोशिश ये है कि आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।